नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक 1 बजे तक का 40% का जो प्रतिशत आया है, मुझे लगता है ये काफी उत्साहजनक है। और जितने भी प्रयास जो चुनाव आयोग ने किए और साथ ही जो राजनीतिक दलों ने भी जो प्रयास किए, मुझे लगता है, और खासतौर से मीडिया ने भी जो प्रयास किए, उससे लगता है कि जो प्रतिशत बढ़ा है। और अब जब 1 बजे तक 40% हुआ है, तो मेरा ये मानना है कि ये कम से कम भी नहीं तो 75% से ज्यादा होगा। और पिछली बार जो है वो 69%, 2019 में 69% पोलिंग हुआ था। तो मुझे लगता है इस बार उसको तो क्रॉस करेगा और शायद ये क्या नाम से 70 से ऊपर, 75 से ऊपर तक भी जा सकता है। आमतौर पर ये माना जाता है कि जब भी अधिक पोलिंग होता है, अधिक मतदान का प्रतिशत होता है, तो उसका फायदा सत्तारूढ़ क्या नाम से जो पक्ष होता है उसको होता है। और यदि मान लो मतदान का प्रतिशत कम होता है, तो जो विपक्ष होता है उसको उसको उसके पक्ष में माना जाता है। उसका मोटे मोटे तौर पर, आमतौर पर जो हम लोग को कारण मानते हैं ये कि क्या नाम से जो सत्ता पक्ष का वोटर है वो घर से निकला ही नहीं, और जो विपक्ष का जो वोट है, चाहे उसमें कोई भी समुदाय के लोग हों, वो जाके अपना वोट कास्ट करके आ गए। तो ऐसी स्थिति में मुझे आज ऐसा लगता है कि जो सत्ता पक्ष का जो वोट है वो भी शायद क्या नाम से घर से निकलकर मतदान में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मित्तल जी बने रहिए हमारे साथ। राजेश जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं राजेश जी। इसके अलावा हमारे साथ मुबारक भी जुड़ेंगे और उनसे भी अपडेट लेंगे कि क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें हैं और वोटिंग परसेंटेज इस वक्त क्या कुछ है। फिलहाल हम आपको दिखाते हैं तस्वीरों के माध्यम से भी कि किस तरीके से पोलिंग बूथ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी लोकतंत्र के इस त्योहार में अपने मत का इस्तेमाल किया है। मतदान के बाद हमारे एनडीटीवी संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की है। इस दौरान सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी के 400 पार वाले नारों में कोई दम नहीं है। उन्होंने क्या कुछ और कहा है, सुनाते हैं आपको। So I have with me Sachin Pilot. He's just cast his vote. Sachin, he just cast your vote. What really are the stakes for the Congress in this election? I think it's an important election for the country. The 10-year BJP rule, people are really keenly analyzing what they have done and what they have not done. So this 10-year report card is, I think, the biggest issue. To my mind, the promises that have been unkept, that have not been fulfilled, are a real challenge for the BJP. Not to say 300 par, 400 par, 500 par, in दावों में कोई दम नहीं है. But I think in Rajasthan what they're saying is 25 out of 25. 400 par is it is not possible. I can tell you with all humility that the Congress party will win more seats than the BJP. Last time we failed to open our account, but things have changed dramatically. What are the factors you think are favoring you in Rajasthan? I think the last 4 months of the new government that BJP has formed has really left no impression with the people. And 10 years is a long time. They gave all seats to BJP and got nothing in return. Rajasthan has not gained anything by giving all the MPs of Lok Sabha to the BJP. There's a change. Our candidates are better. Our campaign is much more vigorous. Our workers are more enthused. And there's a yearning for change across India and more so in Rajasthan. I think आप जो कह रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप कह रहे हैं कि जो भजनलाल सरकार है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी आपको लग रहा है ये लिटमस टेस्ट है और क्या वो खरे उतर पाएंगे? सरकार बने सिर्फ 4 महीने हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि सरकार ने 4 महीने के कार्यकाल में ऐसा कुछ काम किया कि लोगों का मन वो जीत सकें। जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। हमारी स्कीम्स को रोकने का काम किया है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारा जो संगठन बन रहा है, 10 साल का एक लंबा कार्यकाल रहा, लोग बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस वो बेहतर विकल्प है जो देश में लोगों को साथ सकती है। हम लोगों ने भी सरकार में आज जानते हैं नरेगा बनाया, शिक्षा का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार। बीजेपी ने क्या किया, 3 काले कानून बनाए सब। उन्होंने अग्नि बिल लेकर आए, GST लेकर आए, नोटबंदी लेकर आए। तो जो उनका कार्यकाल है लोग देखेंगे ना, आप 147 सांसदों को निलंबित कर दो, फिर बिल पास करा लो, आप मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, कांग्रेस के खाते सीज कर दो, ऐसे तो फिर लोग इस बात को कहाँ भूल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की वीकनेस रही कि संगठित तौर से चुनाव नहीं लड़ पाई है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ कभी कभी काम करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य ये है कि आज देश को बेहतर विकल्प चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। 25 के 25 हमारे कैंडिडेट सबको जिताएंगे। आपने कहा था कि हम यहाँ पर खाता खोलेंगे, क्या कांग्रेस खाता खोलेगी? 25 का 25 का क्या आपके सामने चैलेंज है? खाता नहीं खोलेंगे, हम भाजपा से ज्यादा सीट जीतेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, आप दैट वाज सचिन पायलट स्पीकिंग टू अस, ही इज गोइंग टू हिट द कैंपेन ट्रेल वेरी सून। लेकिन सचिन पायलट के साथ खास बातचीत अब वो निकलने वाले हैं चुनाव में, क्योंकि आपको मालूम है कि राजस्थान में एक दूसरा फेज भी बाकी है और खासकर उनकी जो सीट है सवाई माधोपुर टोंक, वहाँ पर वो कैंपेन के लिए निकल रहे हैं। सो दैट सचिन पायलट फॉर यू फ्रॉम जयपुर विद कैमरा पर्सन सुशील कुमार, हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी।
तो हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं और सहयोगी वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मुबारक के पास चलते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ इस वक्त की तस्वीरें हैं मतदान केंद्रों पर। क्या वही भीड़ सुबह से देखने को मिल रही है? जिस तरीके से हर वर्ग के लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस वक्त कैसी तस्वीरें मतदान केंद्रों पर? जी बिल्कुल, देखिए इस बार का ये जो चुनाव है बेहद रोचक होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर ग्राउंड पर जिस तरह की लगातार हम जो चौपाल थी, ग्राउंड रिपोर्ट थी, लगातार हम देख रहे थे, कर रहे थे, आम जनता को दिखा रहे थे कि किस तरह जो है इस बार का लोकसभा चुनाव आम जनता वोटिंग किन मुद्दों को लेकर करने वाली है, क्या कुछ स्थानीय मुद्दे हैं। लेकिन अगर इस ओवरऑल तमाम चीजों को, चुनाव की उन पहलुओं की अगर हम बात करें तो देखिए इस बार का जो लोकसभा चुनाव है वो पूरी तरीके से उठता हुआ नजर तो नहीं आया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस केंद्र की योजनाओं और केंद्र सरकार पर लगातार हमले बोल रही है, चाहे वो संविधान को खतरे को लेकर बयान हो या फिर इंडिया गठबंधन एक साथ मैदान में जिस तरीके से उतर रहा है। राजस्थान की भी 3 सीटों पर गठबंधन किया गया है, तो ऐसे में इस बार कांग्रेस क्या राजस्थान में बीजेपी की इस हैट्रिक को रोक पाएगी या नहीं? अब तक जो वोटिंग प्रतिशत है पूरे राजस्थान में 33.73% अब तक जो है मतदान हो चुका है, करीब 2 बज चुके हैं। और अगर आगे क्योंकि अभी 3-4-5 घंटे शेष हैं, तो ऐसे में कितना वोटिंग प्रतिशत आगे हो जाएगा, क्योंकि गर्मी तेज है, लोग घर से बाहर निकलने में थोड़ा कतरा रहे हैं, तो ये वोटिंग प्रतिशत अगर बढ़ता है पिछली बार के मुकाबले 2019 के लोकसभा के चुनाव के मुकाबले, तो वो किसके पक्ष में होता है? अगर कम होता है तो वो किसके पक्ष में होता है? हालांकि कम होता है तो कांग्रेस के पक्ष में लोगों का ही मानना है कि वो कांग्रेस के पक्ष में हो सकता है, क्योंकि त्योहार का समय है, लोग घरों से कम निकल रहे हैं, तमाम चीजें हैं, गर्मी भी एक बड़ा कारण है। तो ऐसे में अगर राजधानी जयपुर की सीट की बात करें तो देखिए लंबे समय से बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। इस बार कांग्रेस को हालांकि यहाँ कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले जो है एक कांग्रेस के नेता को टिकट दी गई, उसके बाद उनसे वो टिकट छीन ली जाती है और प्रताप सिंह खाचरियावास को जो है मैदान में उतार दिया जाता है। हालांकि शुरुआती दौर में प्रताप सिंह खाचरियावास उस तरीके से चुनावी कैंपेन को नहीं बुना पा रहे थे, लेकिन आज का दिन आते आते काफी हद तक कांग्रेस की स्थितियां जरूर सुधरी है, लेकिन वो सुधरना उस स्थिति में नजर नहीं आता कि कांग्रेस यहाँ बीजेपी को यहाँ जो है टक्कर दे पाएगी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ और तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं कि डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने मतदान करने के बाद क्या कुछ कहा है। जी पे हर व्यक्ति को विश्वास है, उनके काम पर विश्वास है, उनके कहने पर विश्वास है और उनको देखा है उन्होंने कि 10 साल उन्होंने देश की जनता के लिए इतनी सेवा की है जो देश की जनता ने इससे पहले ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा ही नहीं था और अब देखा है। और अब इस बार भी बहुत अच्छे वोटों से पायलट कह रहे हैं कि 6 से 7 सीटें वो जीत रहे हैं, आपका उनको कहने दीजिए जो कहना है। मैं तो कह रही हूँ 25 की 25 सीटें हम लोग। मंजू शर्मा को टिकट दी है, कैसे माने की महिला उत्थान के बारे में? बहुत खुशी की बात है, एक कार्यकर्ता, एक आम महिला कार्यकर्ता को, जिनके पिताजी ने इतना काम किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए, और ये भी मंजू जी ने भी बहुत सालों से काम किया, एक आम कार्यकर्ता के तरह काम किया, और उनको पार्टी ने आज इस बार टिकट दिया है। बहुत खुशी की बात है। और महिलाओं को इस बार 5 टिकट्स दिए हैं बीजेपी ने, और आगे भी आपने देखा 33% आरक्षण भी महिलाओं को दिया है। तो दिया कुमारी को सुना आपने, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही हैं। एसपी मित्तल जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि महिलाओं का मुद्दा इस बार दोनों ही पार्टियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही पार्टियों ने तमाम दावे और वादे इस बार चुनाव में किए हैं महिलाओं को आरक्षण देने की, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने की। और जो मतदान फीसदी अब तक निकलकर सामने आया है, पोलिंग बूथों पर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, महिलाएं पीछे नहीं नजर आ रही हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वे महिलाएं बढ़ चढ़ कर ले रही हैं। क्या कुछ समीकरण इस बार महिलाओं के मुद्दों को लेकर बन सकता है इस चुनाव में? यह तो स्वाभाविक है कि महिलाओं का अपना महत्व है, और मुझे लगता है कि उसी दृष्टि को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 5 क्या नाम से महिला उम्मीदवार, 25 में से 5 महिला उम्मीदवारों को क्या नाम से मैदान में उतारा है। और स्वाभाविक है कि इसका प्रभाव पड़ेगा। और जो राजस्थान की डिप्टी सीएम है वो खुद क्या नाम दिया कुमारी, वो भी क्या नाम से महिला है, और मंत्री भी जो मंजू भागवान है वो भी क्या नाम से राजस्थान में मंत्री हैं, वो भी महिला हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं का महत्व तो है ही, और चूंकि आधी आबादी, आधे मतदाता जो है वो महिला है, तो ऐसी स्थिति में हर राजनीतिक दल जो महिलाओं की तरफ ध्यान दे रहा है और कर रहा है। जब और भारतीय जनता पार्टी ने जब 33%, 27 में जब अगले चुनाव होंगे
तब क्या नाम से 33% आरक्षण देने की बात की है। तो उसका प्रभाव तो है ही, निस्संदेह उसका प्रभाव है। लेकिन मैं यहाँ आपके दर्शकों को एक मैं महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जो आज 12 संसदीय क्षेत्रों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें से 10 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। हम ये कह सकते हैं कि सीकर और क्या नाम से बीकानेर को छोड़कर बाकी सारी 10 जगह पर क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार बदले हैं। और इन 12 संसदीय क्षेत्रों में से 7 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले भाजपा के मुकाबले में। तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि जो आज का जो 12 संसदीय क्षेत्रों में राजस्थान में जो आज का मतदान है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। ठीक है, राजेश जी के पास चलते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है राजेश जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर। और देखिए, इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिला है। तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने ऐन वक्त पर एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी का साथ थामा है। और इस बार एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच ये चुनाव देखने को मिल रहा है। हर सीट पर, राजस्थान की 25 सीटों की बात की जाए तो हर सीट पर मुकाबला रोचक नजर आ रहा है। क्या कुछ इसका असर परिणामों पर देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, अभी तो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है और उसके बाद 26 को दूसरा फेज का चुनाव होगा। पर देखिए, आपने कहा है चेंज तो देखिए प्रकृति का नेचर है। जिस तरह से हम पिछले 10 सालों में टेक्नोलॉजी का हमने देखा है कि जिस तरह से क्रांतिकारी बदलाव हमारे देश के अंदर आया है। मोबाइल यूजर्स बहुत बढ़ गए, इंटरनेट का जो है कंजप्शन बहुत बढ़ गया है, लोगों में एक दूसरे तक अप्रोच करने का जरिया बहुत बढ़ गया। यही कारण है कि बहुत तेजी से हर चीज का बदलाव होता है। और जो इस बदलाव के साथ चलेगा, इस टेक्नोलॉजी के साथ चलेगा, वो निश्चित तौर पर एक कदम आगे रहेगा। अब आप बात करें कि अभी लोकसभा चुनाव के अंदर अभी हम तकरीबन देख रहे हैं 40% भी मतदान हो चुका है। काफी समय अभी शेष है। तो मतदान बढ़ना हमेशा लोकतंत्र के लिए सुखद होता है, क्योंकि तमाम एजेंसीज हो, तमाम राजनीतिक दल हो या आम नागरिक हो, सबकी कोशिश ये रहती है कि लोकतंत्र में यदि आप दमदार तरीके से भागीदारी निभाते हैं तो उसका परिणाम और उसका असर जो है वो युगों तक निर्भर करता है। और इस बार के चुनाव को वैसे ही बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है जो पिछले 10 साल से सत्तारूढ़ है और एक पार्टी ऐसी है जो 10 साल से सत्ता से दूर है। तो वो साम दाम दंड भेद वापस सत्ता में आने के लिए निश्चित तौर पर लगाएंगे। पर राजस्थान के संदर्भ को हम बात करें तो यहाँ पर अभी पिछले दिनों ही 4 महीने पहले ही भाजपा ने यहाँ पर अपनी मजबूत सरकार बनाई है। तो मतदाता के दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये बात जरूर रहती है कि हम किस तरह से केंद्र और राज्य के गठजोड़ को मजबूत बनाने का काम करें, ताकि उनके लिए जो भी हितकारी योजनाएं हैं, प्रदेश को आगे ले जाने का जो भी कामकाज है, जो भी डेवलपमेंट है, जो भी योजनाएं वहां से यदि आती है, वो अगर तेज गति से यहाँ भी इम्प्लीमेंट होगी तो मतदाता के दिमाग में बात जरूर होती है कि डबल इंजन हो या ट्रिपल इंजन हो, कहीं पर भी होगी कि सरकार एक सुर में और एक साथ होकर काम करती है तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जनता को ही मिलता है। बिल्कुल ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। एक बार वीरेंद्र के पास चलते हैं, हमारे सहयोगी वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए, सभी पार्टियों की तरफ से मतदाताओं को रिझाने की पूरी कोशिश की गई, मतदान करने के लिए सबको प्रेरित किया गया। चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम कैंपेन चलाए गए ताकि लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के त्योहार में हिस्सा लें। ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? सुबह से जो मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्या अभी भी वो सिलसिला जारी है? चूंकि गर्मी का मौसम है, ऐसे में हर वर्ग के लोगों का पहुंचने का सिलसिला इस वक्त कैसा देखने को मिल रहा है? शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान का जो सीकर जिला है वो गर्म जो कह सकते हैं कि इलाकों के अंदर आता है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो गर्मी के समय में जो गर्मी है या फिर जो तपिश है वो देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे राजनीतिक तौर पे भी तपिश काफ़ी तेज है। और यहाँ पे जो दोनों प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी को या फिर इंडिया गठबंधन, जो CPIM के जो नेता हैं, वो भी लगातार जो तमाम जो मतदाता हैं उनके पास पहुँचने की कोशिश की। और इसके साथ ही अगर यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ पे पानी का बड़ा मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, MSP को लेके जो मुद्दा है, वो काफी इस बार के चुनाव में देखने को मिला था। मेरे साथ यहाँ पे हमारे सहयोगी हैं जगदेव सिंह, जिनसे मैं बात करूंगा। अगर जगदेव सिंह, यहाँ पे अगर बात की जाए सीकर जिले की, तो इस लोकसभा सीट के अंदर क्या कुछ मुद्दे, क्योंकि एक तरफ है विकास का दावा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो किसान हैं, जो किसान नेता कहे जाते हैं, वो मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं इस पूरे? जी, आपका कहना बिल्कुल है। यहाँ के जो मुद्दे हैं वो एक तरफ तो है
देश का मुद्दा, दूसरी तरफ किसान का मुद्दा, यहाँ के जो स्थानीय जल का जो पानी का मुद्दा है, नहरी पानी का, वो लंबे समय से जो है यहाँ पे मांग उठती आ रही है कि जो है नहरी पानी जो है शेखावटी में आए और जल्द से जल्द आए, जिससे किसानों को राहत मिल सके। इसके साथ ही एमएसपी का जो मुद्दा है वो भी यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से चला रहा है। जो किसानों की, यहाँ जो स्थानीय किसानों की मांग है कि जो एमएसपी गारंटी लागू जल्द से जल्द केंद्र सरकार करे, इसको लेकर किसानों ने पहले आंदोलन भी काफी लंबे समय तक किया था। मुद्दे हैं जिनको जहन में रखकर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर।